जय हिंद दोस्तों, आप सभी का विराट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट सीरीज़ कवर करेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का कोई भी सेगमेंट, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट कवरेज करेंगे। तो आज इस सीरीज़ का हमारा ये पहला लेक्चर है, जिसे हमने नाम दिया है चैप्टर 1 का। तो इस चैप्टर 1 में दोस्तों हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर मेरे साथ ये देख लीजिए। इस चैप्टर 1 को हम समेटने जा रहे हैं लगभग इन 13 टॉपिक्स में। एक ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद, फिर इसका ऐतिहासिक विकास, फिर संविधान सभा और उसकी वर्किंग, फिर इसकी डिफरेंट कमेटियाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और उसके द्वारा किए गए 3 चेंजेस, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फंक्शंस हैं वो देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ विशेषताएं देखेंगे, और 42वें अमेंडमेंट से जो 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए वो देखेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर देखना है, इसका एक्सेप्शन, और संविधान के मेन सोर्सेज। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे। तो इसमें देखो 2-3 पॉइंट हैं जिन्हें आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, और जितना भी दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा आप इसका शॉर्ट नोट मेरे साथ मेंटेन करते चले जाना। तो संविधान किसे कहते हैं, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक ऐसे प्रिंसिपल्स का कलेक्शन है, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनके आधार पर एक देश को चलाया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, कुछ बुनियादी सिद्धांतों की एक संस्था है, ये एक अवधारणा है जिसके बेसिस पर कोई देश चलता है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का बुनियादी कानून है, फंडामेंटल लॉ है। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, अर्थात एक जीवंत दस्तावेज है जो विकसित होता है लोगों की और समाज की बदलती हुई ज़रूरतों के अनुसार। और ये कैसे बदलता है, कैसे ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो कई टाइप से है ये लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसे आप मान सकते हैं इसमें कि ये कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब समाज की ज़रूरतों के अनुसार ये अपने आप को कैसे ढालता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू, या कन्वेंशंस के थ्रू, या सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बदलेंगी वैसे वैसे संविधान भी अपना रूप बदलता रहेगा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसका महत्व। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क देता है, एक राजनीतिक ढांचा देता है, प्लस ये डिस्ट्रीब्यूट करता है डिसीजन लेने की पावर को, कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा, कौन सा निर्णय कौन करेगा। तो ये 2 बातें हमने डिस्कस कर ली कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान का दोस्तों महत्व क्या है। अब तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो एक लाइन में बात याद रखना कि संविधान का जो उद्देश्य है वो सरकार को एक ऐसा समाज क्रिएट करने की कंडीशंस प्रोवाइड करना है जो समाज समानता पर आधारित हो, अर्थात जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना, यानी ऐसा समाज जो न्याय पर आधारित हो, अन्याय पर आधारित ना हो। और दूसरा, समाज में रह रहे लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। तो ये 2 उद्देश्य हो गए कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, समाज में एक न्यायपूर्ण आधारित समाज का निर्माण करना।
तो ये दो उद्देश्य दोस्तों संविधान के हो गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आते हैं जिसे कहते हैं संविधानवाद अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अर्थात संविधानवाद क्या है? देखो, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक राजनीतिक दर्शन है जो इस बात पर आधारित है कि सरकार अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी जनता से लेती है। इसलिए संविधान सरकार के ऊपर लिमिटेशन लगाता है। तो मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जो गवर्नमेंट है उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है, सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं। सरकार माई बाप नहीं है, सरकार भी संविधान से बंधी हुई है। तो गवर्नमेंट लिमिटेड है, गवर्नमेंट संविधान से हटकर या बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की भी बाउंडेशंस हैं, उसकी भी सीमाएं हैं, उसकी भी परिधि है। ये मतलब है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो जड़ें हैं वो इंग्लैंड में आपको याद होगा कि 1215 में मैग्ना कार्टा की संधि आई थी। तो इसके अंदर इसकी जड़ें हैं। जो किंग जॉर्ज के टाइम में जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया था, आप याद कीजिए, अधिकारों का प्रपत्र आया था जब इंग्लैंड की जनता ने राजा के महल को घेर लिया था और कुछ अधिकारों की डिमांड की थी। और 1215 ईस्वी में राजा ने जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए थे जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जड़ें मैग्ना कार्टा में हैं। और इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कई सारे तत्व हैं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इसका पहला तत्व आप कह सकते हो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इसका दूसरा कंपोनेंट हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। इसका तीसरा कंपोनेंट हम कह सकते हैं फ्री प्रेस, यानी फ्री प्रेस। चौथा इंडिपेंडेंट जुडिशरी अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका। और पांचवा इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी सरकार टेक की टेम्परेरी नेचर। तो ये है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। होप कि यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे संविधान का ऐतिहासिक विकास या संवैधानिक विकास। ऐतिहासिक विकास, देखो वैसे तो भारत का संविधान की जो दर्शन है वो पंडित नेहरू के द्वारा लाए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में छिपा है, जो उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर को उन्होंने पेश किया था 1946 को। वैसे अगर हम संविधान को देखें तो संविधान का विकास सैकड़ों सालों के डेवलपमेंट से हुआ। जब आप जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी भारत में चली आई और भारत में आकर उस कंपनी ने अपने पैर फैलाने शुरू किए और भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और एक एक करके भारत के राजाओं को हराया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बात शुरू होती है। और जब कंपनी एक मामूली फैक्ट्री ने भारत जैसे बड़े देश को अपने अधिकार में ले लिया तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट को ये ज़रूरी लगा कि इस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम डिफरेंट कानून पास हुए और उन कानूनों का जो सिलसिला है वो 1773 से शुरू हुआ दोस्तों। और ये यहाँ से शुरू होकर ये चला 1935 तक, और इसी को हम कहते हैं संवैधानिक विकास। तो इससे पहले कि हम इन सारे कानूनों को पढ़ना शुरू करें, कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमारे लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है। 3 मेनली टर्म्स हैं। पहली टर्म है काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। अक्सर आपको कन्फ्यूजन होता होगा इन शब्द में, तो आज हम पहले इन्हें क्लियर करेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद भी कहते हैं इसको हिंदी में। दूसरा शब्द अक्सर जो आपको कन्फ्यूजन करता है वो शब्द है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरा टर्मिनोलॉजी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रणकारी परिषद। तो इनका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं।
देखो, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, इसका मतलब है कि भारत को चलाने के लिए कंपनी का जो सबसे बड़ा पर्सन होगा, सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, उसे कहते थे गवर्नर जनरल। और काउंसिल का मतलब है कि उसके कुछ खास लोग, उसके एडवाइज़र लोग, जो उसके 4, 5, 6 लोग उसकी मदद के लिए होते थे। तो एक गवर्नर जनरल होता था प्लस कुछ लोग उसके एडवाइज़र होते थे, और यही देश को चलाते थे। कंपनी जिस भारत देश पर राज कर रही थी तो कैसे चलाएगी, ये तय होता था। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के वो लोग थे जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अपना पैसा निवेश किया हुआ था। और ये पर्सन्स इंग्लैंड में रहते थे, लंदन में रहते थे, ये कभी भारत नहीं आए। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कभी भारत नहीं आए, ये इंग्लैंड में बैठकर कंपनी को चला रहे थे। और ये जो गवर्नर जनरल था, इसको यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करके भारत में भेजते थे। और कंपनी के ऊपर पूरा अधिकार इन्हीं पर्सन्स का था जो कभी भारत नहीं आए, हमेशा इंग्लैंड में ही रहे। जब कंपनी के पैर पूरे भारत में फैल गए, 1764 की लड़ाई के बाद, कंपनी बक्सर की लड़ाई के बाद मालामाल होती चली गई, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने लगी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात फील हुई कि कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट कमा रही है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा इसमें होना चाहिए, और हमको चाहिए कि इस पर हम कंट्रोल करें। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही एमपी थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यानी ब्रिटेन के जो सांसद थे वही थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो ये 3 टर्म आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गवर्नर जनरल की काउंसिल का मतलब है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसको अपने सलाहकारों के साथ मिलकर जो कमेटी उसने बनती थी, उसको कहते थे गवर्नर जनरल काउंसिल, उस कंपनी को और देश को चलाने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? जो इंग्लैंड में बैठे हैं, कभी भारत नहीं आए, जो कंपनी के सर्वा हैं, ऑल इन ऑल है, इन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है और ये कंपनी की गतिविधियों को वहाँ बैठकर संचालित कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर है, यानी ब्रिटेन के एमपी हैं, और ये इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अपना कंट्रोल रख रहे हैं, और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बनाया। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी देखो कभी भारत नहीं आया, तो ये दोनों कभी भारत नहीं आए, ये इंग्लैंड में बैठकर ही सारी गतिविधियां अपनी अंजाम दे रहे थे। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को, संवैधानिक विकास को, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आई। तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन लेकर आई? ब्रिटिश पार्लियामेंट। किस लिए? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर राज कर रही है उसको नियंत्रित किया जा सके। एक बहुत बड़ा देश एक मामूली सी फैक्ट्री के हाथ में आ गया। तो देखो इसका पहला कंपोनेंट बनेगा, देखो बंगाल जो था कंपनी की गतिविधियों का बड़ा सेंटर था। इस समय इंडिया की कैपिटल दिल्ली नहीं है, दिल्ली तो बनेगी 1911 में। अभी अंग्रेज़ कहाँ से देश को चला रहे थे? कैलकाटा से। तो भारत में जो अंग्रेज़ों की गतिविधियां थी उनका सबसे बड़ा ऑफिसर, उसे हम क्या कह रहे थे उस समय? गवर्नर जनरल। तो 1773 के एक्ट में क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और इस समय कंपनी के दोस्तों 3 गवर्नर बैठे थे, एक बम्बई में बैठा था, एक मद्रास में और एक कलकत्ता में। तो जो कलकत्ता में बैठा गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। और पहला ऐसा गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ये काम हुआ 1773 के एक्ट का पहला काम। इस एक्ट से दूसरा काम क्या हुआ? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? 1774 में कलकत्ता में। तीसरा काम क्या हुआ? बॉम्बे और मद्रास, ये 2 प्रेसिडेंसीज थी। देखो ये सिर्फ शहर नहीं थे बल्कि पूरा स्टेट का नाम था। जैसे आज महाराष्ट्र और गुजरात है, इसको बम्बई कहते थे, और मद्रास के अंदर वर्तमान आंध्रा, तमिलनाडु सारा शामिल था। तो इन इलाकों को कहते थे
मद्रास प्रेसिडेंसी और इसको कहते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इन दोनों को बंगाल के अंडर में कर दिया गया, यानी इनके ऊपर कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी बॉम्बे और मद्रास के कानून बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो उनके बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट कर दिया इनको। नेक्स्ट, इस कानून ने ये कहा कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिट कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, कि वो बंदे प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया कि वो किसी भी लोकल इंडियन से, इंडियन रूलर से कोई भी गिफ्ट, कोई भी तोहफा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगला काम क्या हुआ 1774 के एक्ट से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था कंपनी के ऊपर, उसे और ज़्यादा मजबूत बनाया गया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, हमने डिस्कस कर लिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी के बड़े इन्वेस्टर थे, सारी कंपनी की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। उनको कह दिया गया कि आप भारत में जो मिलिट्री अफेयर चला रहे हैं, जो सिविल मामले चला रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आप सरकार को दोगे। ये मैंडेटरी कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए ज़रूरी बना दिया गया कि आप अपनी सारी गतिविधियों की जानकारी सरकार को देंगे। तो ये पार्ट्स थे, ये पॉइंट थे 1773 के एक्ट के। इसके 11 साल बाद सरकार एक और कानून लेकर आई, ब्रिटिश सरकार, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, और ये आया 1784 में। इसमें भी 3-4 काम हुए। पहला क्या काम हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के इलाके थे, जो भारत की टेरिटरी थी, उन्हें कहा गया भारत में ब्रिटिश पोजेशंस, यानी ब्रिटेन की भारत में अधिकारिता, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, पहली बार उनको भारत में ब्रिटेन के इलाके कहा गया। दूसरा, जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे, यानी ट्रेड मैटर्स और पॉलिटिकल मैटर्स, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो कमर्शियल मामले और पॉलिटिकल मामले दोनों अलग अलग कर दिए गए। नेक्स्ट, देश में एक डबल गवर्नमेंट आई, डबल गवर्नमेंट आ गई देश में। डबल गवर्नमेंट मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्हें कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कमर्शियल मैटर्स देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के निवेशक, और ये कहा दिया गया कि आपका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कौन है, ब्रिटेन के एमपी, हमने अभी डिस्कस किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, इनको इसलिए लाया गया ताकि ये पॉलिटिकल मामले देख सकें। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने डबल गवर्नमेंट बनाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देख रहे थे, उन्हें सरकार ने कहा ब्रिटेन की कि आप केवल व्यापारिक मामले देखोगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा उसे कहा गया कि आप पॉलिटिकल मामले देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट ने भारत में कंपनी की जो व्यापार करने की मोनोपोली थी, देखो इंग्लैंड की और कंपनियां भी ये डिमांड कर रही थी कि हम भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के साथ व्यापार करने की जो मोनोपोली थी, इसको ख़त्म कर दिया। सिर्फ ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय में डील करती रहेगी, और चाइना नामक देश के साथ भी कंपनी डील करती रहेगी, यानी चाय के ऊपर कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी और चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। इन दोनों में कोई इंग्लैंड की कंपनी डील नहीं करेगी, लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी सारी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार में ख़त्म कर दी गई। और दूसरा काम इस एक्ट ने यह किया कि जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ, इनको भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई और वेस्टर्न एजुकेशन लाने की अनुमति इनको दी गई। नेक्स्ट कानून आया चार्टर एक्ट 1833।
देखो ये जो चार्टर एक्ट था, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जैसे हमने डिस्कस किया कि 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को उसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया, उसके अंडर में कर दिया गया। लेकिन 1833 में बंगाल के गवर्नर को अब नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरी बात, अभी तक जो कानून बन रहे थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था, विनियम, लेकिन अब जो कानून बनेंगे उनको नाम दिया जाएगा एक्ट यानी अधिनियम। तो अभी तक जो कानून बन रहे थे उनको कहा जाता था रेगुलेशंस, और अब जो कानून बनेंगे उनको कहा जाएगा एक्ट। तीसरा काम क्या हुआ, नेक्स्ट काम ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां थी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक काम करती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। और एक बात और की गई कि उस समय जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं होता था, तो पहली बार ये विचार बनाया गया कि एक ओपन कंपटीशन लाया जाए। ओपन कंपटीशन की बात हुई, यानी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर्स नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब ऑन पेपर चर्चा शुरू हुई एक कंपटीशन का सिस्टम लाने की। ये बात केवल ऑन पेपर हुई, अभी लाया नहीं गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये प्लान बना लिया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों चार्टर एक्ट 1853। देखो अगर हम चार्टर एक्ट की सीरीज़ की बात करें तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था, लास्ट। और इस 1853 के एक्ट ने स्टैब्लिश किया, इसने एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल की एक सेपरेट विधायी परिषद बनाई जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल की सलाह के लिए कुछ पर्सन्स रख दिए गए जो गवर्नर जनरल साहब को, यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब थे, उनको सलाह देंगे। तो ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। और ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसको उस समय मिनी पार्लियामेंट कहकर भी पुकारा गया, मिनी पार्लियामेंट। और सिविल सर्विसेज के लिए अब दोस्तों ओपन कंपटीशन की शुरुआत हो गई। जैसे आज आईएएस के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में कंपटीशन होता है, ये सिस्टम 1853 में आरंभ हो गया, हालांकि सेंटर इंडिया में नहीं था उस एग्ज़ाम का। और सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनी, मैकॉले कमेटी। सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के लिए अगले साल 1854 में एक कमेटी भी बना दी गई। फिर आप जानते हो कि इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई थी और भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार ने छीन ली। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत को रन करने के लिए जो कानून बनाएगी उसको चार्टर एक्ट नहीं कहेंगे, अब उसको कहा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। तो अब जो एक्ट आएंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों कहकर पुकारा जाएगा। तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। तो 1858 में पहला एक्ट आया और इसका एक अन्य नाम भी है, इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं। अब तक देखो भारत को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा ऑफिसर था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब उसका नाम बदल दिया गया और अब इसको कहा जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। और जो इंडिया के पहले वायसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये पहले वायसराय बने। एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भारत में चला आ रहा था, उसको ख़त्म किया गया। डबल गवर्नमेंट मतलब कि आपने याद होगा, याद करिए कि कमर्शियल मामले
चला रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल मामले देख रही थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब क्या किया गया, अब भारत के ऊपर निगाह रखने के लिए, भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन की कैबिनेट में एक स्पेशल टाइप का मिनिस्टर बनाना शुरू हुआ जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो एक नया पद क्रिएट हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके बाद आता है एक और एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट। अब देखो, याद करो, अभी तक मद्रास और बॉम्बे के कानून बंगाल प्रोविंस बना रहा था, लेकिन 1861 के एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास की जो कानून बनाने की पावर थी, यानी लेजिस्लेटिव जो पावर्स थी, उनको रेस्टोर कर दिया, वापस कर दिया। यानी बॉम्बे और मद्रास की जो लॉ मेकिंग पावर थी वो रेस्टोर कर दी गई, वापस कर दी गई। दूसरी बात दोस्तों, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय पद्धति लाई गई। मंत्रालयों के जैसे आजकल विभाग होते हैं, उस तरह से शुरुआत हुई देश में। और वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जैसे आज राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें कुछ मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, कुछ एडिशनल मेंबर्स इसमें डाल दिए गए, यानी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट स्टार्ट होंगे जहां से हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। और पहला एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, 1909। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी इंग्लैंड में बैठा हुआ एक मंत्री। और मिंटो साहब कौन थे? भारत में बैठे हुए वायसराय थे, जो भारत को चला रहा था। और वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी वायसराय की सलाह देने के लिए जो बंदे थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब भारत को चलाने के लिए, इनकी मदद के लिए कुछ पर्सन्स होते थे, कुछ व्यक्ति होते थे। जैसे आज के टाइम में प्रधानमंत्री की सहायता और के लिए, सलाह के लिए कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। तो उसी तरह, उसी पैटर्न पर गवर्नर, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वायसराय की, उसकी हेल्प के लिए उसमें कुछ बंदे रखे जाते थे। तो इसमें ब्रिटिशर्स ही होते थे, कोई इंडियन नहीं होता था। लेकिन पहली बार इसमें भारतीयों को जगह दी गई, भारतीयों को इसमें लाया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लीजिए कि पहली बार जब इंडियंस को वायसराय साहब की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई, तो पहला इंडियन जिन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह बनाई, उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। ये नाम याद रखेंगे, ये पहले भारतीय थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद में जगह बनाने वाले। ये आप जानते ही हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया इस 1909 के कानून से, मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब जो मुसलमान एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, आप ऐसे समझिए, तो केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे कुछ खास सीटों से, और मुसलमान ही वोट देंगे और कोई वोट नहीं देगा। तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सांप्रदायिकता को एक कानूनी रूप दे दिया, यानी कम्युनलिज्म लीगलाइज कर दिया गया। तो इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो था, जो उस समय वायसराय था, इस लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता। इसके बाद एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स।
मॉन्टेग्यू कौन था? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन था? ये भारत का उस समय वाइसरॉय था। इसमें देखो प्रोविंसेस में यानी राज्यों में डायरकी लाई गई। डायरकी मतलब दोहरा शासन, डबल रूल। जो पावर थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ पावर, कुछ शक्ति दे दी गई गवर्नर को, क्योंकि राज्यों में सीएम नहीं होता था, गवर्नर होता था। तो कुछ पावर गवर्नर को दे दी गई और कुछ पावर चुने हुए मिनिस्टर्स को दी गई। जो मिनिस्टर्स को पावर दी गई इसको नाम दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का, और जो पावर गवर्नर और उसकी काउंसिल के हाथों में थी उसको कहा गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो एक तरह से देश में बाई कैमरलिज्म आया, द्वैध शासन, दोहरा शासन। जैसे आज तो बाई कैमरलिज्म किसी और टाइप का है लोकसभा राज्यसभा में, तो एक तरह से दोहरा शासन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से दोस्तों देश में लाया गया। और इंडिया की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो भारत की संसद थी, आप इस तरह से समझिए, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। और इसी से जो आज की संसद है उसके बीज भी यहीं पड़े, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस इसी दौरान बने, इसी 1919 के एक्ट से। और इसी 1919 के एक्ट ने, देखो भारत में अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए चला रहा था, यानी ऐसी सीटें भारत में थी एमएलए बनने के लिए, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, जहां से सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे और मुसलमान ही केवल अपना वोट डाल सकते थे उनके लिए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिखों के लिए कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए इसको बढ़ा दिया गया, और साथियों इसको यूरोपियंस के लिए भी बढ़ा दिया गया। अगली बात, अभी देखो वोट देने का अधिकार सब लोगों को तब नहीं था, अब कुछ खास लोगों को वोट देने का राइट और दिया गया। और उसका आधार क्या था राइट टू वोट देने का उस समय? तो उस समय वोट देने का अधिकार का एक बेस रखा गया प्रॉपर्टी, प्लस वो टैक्स कितना देता है सरकार को, और तीसरा उसकी एजुकेशन क्या है। तो इन राइट टू फ्रेंचाइज यानी वोट देने का अधिकार लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स को भी दिया गया इन आधारों पर। नेक्स्ट, लंदन में इंडियंस के लिए एक ऑफिस बना जिसका नाम रखा गया हाई कमिश्नर। और इसी प्रकार एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आज यूपीएससी है, ये क्रिएट किया गया, जो बाद में 1926 से काम करना शुरू करेगा। और इसी से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अलग बजट बनने शुरू हुए। और यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि बजट का सिस्टम ब्रिटिश भारत में 1860 में शुरू हुआ था, 1860 में भारत में बजट शुरू हुआ था बनाना। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद आपने साइमन कमीशन का नाम सुना होगा, साइमन आयोग। तो इसके बाद 1927 का साइमन कमीशन आता है। इसका ग्राउंड क्या था? 1919 का एक्ट इसका ग्राउंड था। और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बेस पर रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन में 7 बंदे मेंबर्स थे और उन 7 में देयर वाज नो इंडियन, कोई इंडियन नहीं था। अब साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, क्या सिफारिशें की? तो देखो, पहली बात तो इसने कहा कि 1919 के एक्ट में जो डायरकी आई थी कि कुछ पावर गवर्नर के हाथ में रहेगी, कुछ मंत्रियों के हाथ में रहेगी, उस सिस्टम को समाप्त करने की बात कही गई। तो साइमन कमीशन ने बात की कि डायरकी या द्वैध शासन समाप्त किया जाए। दूसरी बात, इसने कहा कि एक फेडरेशन की स्थापना की जाए, यानी एक संघ बनाया जाए। संघ मतलब राज्यों और केंद्र के बीच पावर का बंटवारा किया जाए। तीसरी बात इसने कही कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इसको कंटिन्यू रखा जाए, इसको हटाया नहीं जाए। और नेक्स्ट पॉइंट इसने दिया कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाए, एक उत्तरदायी शासन देश में लाया जाए।
और जो ये सिफारिशें 1927 में साइमन कमीशन ने दी, इन सब को शामिल कर लिया गया बाद में आने वाले 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। और अगर आज के संविधान को हम देखें तो आज के भारत के संविधान में 2/3 हिस्सा एज इट इज़ यहाँ से उठाकर रख दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस डाले गए थे। तो सबसे पहले तो इसमें दोस्तों बात की गई एक ऑल इंडिया फेडरेशन की, अखिल भारतीय संघ की। फेडरेशन मतलब जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर डिवाइड रहती है। लेकिन ये जो फेडरेशन की बात की गई, इट नेवर इम्प्लीमेंटेड, ये कभी लागू नहीं हुई। दूसरी बात, जो पावर्स थी, जो सब्जेक्ट्स थे, उनके लिए 3 लिस्ट्स बनाई गई, 3 सूचियाँ बनाई गई। एक लिस्ट थी उस समय फेडरल लिस्ट, संघ सूची, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतीय सूची, और तीसरी थी रेजिड्यूरी लिस्ट। आज भी आप देखो भारत के संविधान के 7वें शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। जैसे पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में की गई है, तो इस तरह से पावर डिवाइडेड है, आज भी इस तरह डिवाइडेड है। तो आज इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस समय ये 3 लिस्ट बनी थी। और ये जो रेजिड्यूरी पावर्स थी ये दी गई वायसराय को। नेक्स्ट, 1919 का एक्ट याद करिए। प्रोविंसेस में डायरकी चली आ रही थी, द्वैध शासन, तो डायरकी को ख़त्म कर दिया गया, डायरकी को समाप्त कर दिया गया, एबोलिश कर दी गई। और इसकी जगह पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई, यानी प्रांतों को ऑटोनोमस बनाया गया, प्रांतीय स्वायत्ता इसकी जगह पर आई। डायरकी हट गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई। और डायरकी यहाँ से तो हटा दी गई, लेकिन दोस्तों डायरकी लाई गई, यानी दोहरा शासन लाया गया सेंटर में। नेक्स्ट, 1909 से जो सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू हुआ, जिसे बाद में हमने देखा क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन सिखों के लिए बढ़ा दिया गया, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जिसे आज एससी कहते हैं। उस समय एससी को क्या कहते थे? डिप्रेस्ड क्लासेस, उनके लिए भी हो गया। प्लस वुमेन के लिए भी इसको बढ़ा दिया गया, प्लस लेबर्स के लिए, मजदूरों के लिए भी बढ़ा दिया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो 3 क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया, एससी क्लास के लिए, वीमेन के लिए और लेबर क्लास के लिए। अभी तक देखो वोट डालने का हक केवल चंद ही लोगों तक था, लेकिन अब जो वोट डालने का जो अधिकार था तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया फ्रेंचाइज को, 10% और बढ़ा दिया गया। इसके अलावा आरबीआई बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। और नेक्स्ट, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जिसे आज यूपीएससी कहते हैं। इसके अलावा हर स्टेट के लिए अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए। तो कहने का अर्थ हुआ कि एफपीएससी जो आज का यूपीएससी है ये बना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना राज्यों में पीसीएस के पेपर कराने के लिए, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना। इसके अतिरिक्त एक फेडरल कोर्ट भी बना इसी के आधार पर, बाद में 1937 में फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट देखो, फेडरल कोर्ट तो दोस्तों बना 1937 के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट तो 1773 के एक्ट के आधार पर बन गया था। और फिर आप जानते हो कि इसके बाद भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इसके मुख्य प्रावधान हम देखेंगे अब। फिर भारत के मुकद्दर का फैसला 7 समंदर पार इंग्लैंड में हुआ, और इस कानून को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पास किया। इसमें भारत को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट और एक सॉवरेन स्टेट। दूसरा, भारत का पार्टीशन कर दिया गया 2 डोमिनियंस में,
2 डोमिनियंस में भारत को बंटवारा कर दिया गया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तीसरा, जो वायसराय का ऑफिस था, तो वायसराय के ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय ऑफिस एबोलिश हो गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था, इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, उसको भी एबोलिश कर दिया गया, इसको भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, ये तय हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो संविधान का निर्माण करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करेगी, फ्रेम करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, बनाने का काम करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई और ब्रिटिश पावर भारत में समाप्त हो गई, यानी लैप्स हो गई ब्रिटिश पैरामाउंट से इंडिया में। और जो भारत का सम्राट नाम का एक पद होता था, एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसको। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए, वो बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनाए गए, आप जानते ही हो, सी राजा गोपालाचारी। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजा गोपालाचारी। तो 1947 के दोस्तों साथ 1773 से शुरू करके हमने सारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ लिया। होप कि आपने इसके पॉइंट्स मेरे साथ मेंटेन किए होंगे। अब आइए हम देखेंगे संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान बनाने की सभा, मतलब संविधान बनाने वाले लोगों का एक ग्रुप। तो सबसे पहले देखो, इसका जो विचार था ये 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय के द्वारा दिया गया था। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा बनाने की डिमांड की और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार संविधान सभा बनाने की डिमांड को एक्सेप्ट किया 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार। नेक्स्ट, संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी उसमें एक संवैधानिक सलाहकार बने, संवैधानिक सलाहकार, इनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इसके अलावा दोस्तों, संविधान के काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी और उन कमेटियों में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप कमेटी, जिसके मुखिया थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बेसिक बात आपको पता होगी। नेक्स्ट, भारत में देखो जो मत देने की जो बात थी, यानी यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज मतलब सबको वोट डालने का अधिकार, ये कहा गया। तो संविधान सभा जब इस पर विचार कर रही थी यूनिवर्सल सफरेज पर, इसको बिना डिबेट के पास कर दिया गया कि सबको वोट डालने का हक होगा। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी, इंग्लैंड के 3 मंत्री भारत आए थे, उसके आधार पर ये योजना बनाई गई थी। और ये 3 मंत्री कौन थे? मिस्टर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। और ये तय हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें 296 आएंगे ब्रिटिश इंडिया से और 93 आएंगे प्रिंसेली स्टेट से, यानी राजघरानों से। और ये तय हुआ कि एक बंदा 1 मिलियन पॉपुलेशन पर इलेक्शन जीत कर आएगा, यानी 10 लाख पर एक बंदा बनेगा। और संविधान सभा जो बनेगी, जो बंदे इसमें चुनकर आएंगे, उसमें 3 समुदायों से लोग आएंगे। एक मुस्लिम्स होंगे, दूसरे सिख्स होंगे और तीसरे जनरल होंगे। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पार्टली इलेक्टेड थी, यानी आधी ये निर्वाचित थी
तो पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी, यानी कुछ मेंबर्स इसमें इलेक्शन से आए और कुछ बंदे इसमें नॉमिनेशन से आए, यानी नामांकन से आए, नाम निर्देशन से आए। यानी प्रिंसेली स्टेट्स जैसा हमने पढ़ लिया कि इन्होंने बिना इलेक्शन के उंगली पकड़कर अपने विशेष लोगों को नॉमिनेट कर दिया संविधान सभा में, और ये इलेक्शन से। अब देखो, जो बंदे इलेक्शन से आए, इलेक्शन कैसे हुआ इनका? अब देखो, 1935 में जो एक्ट आया था, इसके आधार पर 1937 में भारत में इलेक्शन हो गया था, भारत में एमएलए बन रहे थे, तो इन एमएलएज ने संविधान सभा के मेंबर्स को चुना। तो इसका मतलब जनता चुन रही थी एमएलएज को और एमएलए चुन रहे थे संविधान सभा के मेंबर्स को। इसका मतलब जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना संविधान सभा के लोगों को, बल्कि इसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष हुआ या इनडायरेक्ट हुआ। बात समझ गए? नेक्स्ट, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे, और वो एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट आप जानते हो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ, फाइनल सेशन, और 26 जनवरी 1950 को संविधान स्वीकार कर लिया गया, और पहले इलेक्शन हुए भारत में 51-52 में। संविधान सभा की दोस्तों जो पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया था, इसलिए 211 मेंबर ही इसमें शुरू में शामिल हुए थे। और इसका टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट चुना गया था, वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और इसलिए क्योंकि वो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, ओल्डेस्ट पर्सन थे। और ओल्डेस्ट पर्सन को चुनने की जो परंपरा चली आ रही थी, ये फ्रांस से चली आ रही थी। तो फ्रेंच प्रैक्टिस को, फ्रांस की परंपरा को फॉलो करते हुए उनको चुना गया, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे संविधान सभा के। और 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एक थे H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे थे V.T. कृष्णामचारी। और फिर दिल्ली में जब ये सारे लोग इकट्ठा हुए, तो पंडित नेहरू ने वहाँ पर एक उद्देश्य का प्रस्ताव पढ़ा कि हाँ, हम यहाँ जमा क्यों हुए हैं, हमारे यहाँ जमा होने का उद्देश्य क्या है। और 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने ये पर्चा अपनी जेब से निकाल कर पढ़ा। इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, और यही बाद में बन गया संविधान का प्रियम्बल। तो होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा था, संविधान बनने जा रहा था। तो जब कोई बहुत बड़ा काम होता है, तो उस काम को आसान बनाने के लिए दोस्तों उसका बंटवारा कर दिया जाता है, काम को बांट दिया जाता है डिफरेंट लोगों के बीच में। तो संविधान सभा के काम को आसान बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ बनाई गई। 8 कमेटियाँ थी, 8 कमेटियाँ बनाई गई, 8 प्रमुख समितियाँ। कुछ माइनर भी थी, लेकिन हम बात करेंगे मेजर कमेटियों की और इनके चेयरमैन की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहली मेजर कमेटी थी, आप मेरे साथ नोट करिए, यूनियन पावर कमेटी, हिंदी में लिखेंगे संघ शक्ति समिति, जिसके मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अर्थात संघ संविधान समिति, और इसके मुखिया भी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तीसरी कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अर्थात प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके हेड थे सरदार पटेल। नेक्स्ट कमेटी थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी और इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवी कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन, एडवाइजरी कमेटी ऑन
फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं प्लस उनके लिए, प्लस मूल अधिकारों के लिए, प्लस आदिवासी अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी सलाहकार समिति थी। इसके मुखिया भी थे सरदार पटेल। छठी कमेटी थी दोस्तों रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, यानी प्रक्रियागत नियम समिति, और इसके मुखिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। सातवीं कमेटी थी स्टेट्स कमेटी, यानी जो रजवाड़े थे उन्हें भारत में मिलाने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए कमेटी थी। इसके मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आठवीं कमेटी थी दोस्तों स्टीयरिंग कमेटी, मतलब संचालन समिति। संचालन समिति, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा दोस्तों और भी माइनर कमेटियाँ थी, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 कमेटियाँ आप याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये मोस्ट पाइवोटल कमेटी थी, सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, और इसको बनाया गया था 29 अगस्त, डेट याद रखेंगे। और इसमें जो मेंबर्स थे डॉक्टर अंबेडकर भी थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा मैं नाम आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट कर लें। BR अंबेडकर इसके हेड थे। इसके अलावा N गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के मुंशी। नेक्स्ट थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट थे माधव राव, BL मित्तर की जगह पर आए थे, वो बीमार पड़ गए थे। और 7वें मेंबर थे TT कृष्णामचारी, DP खेतान की डेथ के बाद आए थे। इस तरह टोटल 7 थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर अंबेडकर। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने 141 दिन तक इसने बैठक करी। तो ये हमने बात की ड्राफ्टिंग कमेटी की। अब देखो दोस्तों, हमने 1947 का एक्ट पढ़ा था, भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट लेकर आई। तो इससे कई चेंजेस हुए, 3 चेंजेस हुए। पहला चेंज तो ये हुआ कि भारत की जो संविधान सभा थी, इसको पूर्ण स्वतंत्र निकाय बना लिया गया। और इस संविधान सभा को 2 फंक्शन सौंपे गए। कौन कौन से? पहला तो ये कि ये संविधान सभा लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करेगी, यानी संसद का काम करेगी, यानी कानून बनाने का काम करेगी। और इसके हेड बनाया गया GV मावलंकर साहब को, गणेश वासुदेव मावलंकर को। और दूसरा काम सौंपा गया कि ये जो संविधान सभा है, संविधान को बनाने की बॉडी भी यही रहेगी, संविधान निर्माण का काम भी यही करेगी। और इसके हेड होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये जो 2 फंक्शन इस कमेटी को दिए गए, एक तो ये पार्लियामेंट के रूप में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में काम करेगी, और दूसरा ये संविधान बनाने का भी काम यही करेगी। तो इन दोनों जिम्मेदारियों को ये कमेटी निभाती रही। 26 नवंबर 1949 तक ये जिम्मेवारी इस कमेटी ने निभाई। और बाद में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 389 मेंबर्स होने थे, लेकिन मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने विड्रॉ कर लिया था, तो इसकी टोटल संख्या घटकर आ गई थी 389 के बजाय 299 तक। तो 299 बंदे इसमें रह गए थे। अब संविधान सभा ने बहुत सारे फंक्शंस निभाए, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई।
जैसे इसने भारत को कॉमनवेल्थ में एक मेंबर के तौर पर स्वीकार किया। इसने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था, नेशनल फ्लैग, इसे 22 जुलाई को एक्सेप्ट किया। और इसने राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 50 को अपनाया। और जो राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और इसी कमेटी ने 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति को चुना। और जैसा कि आप जानते हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इसीलिए 26 जनवरी को हम कहते हैं संविधान के शुरू होने की डेट, यानी डेट ऑफ कॉमेंसमेंट। इसको याद रखेंगे, डेट ऑफ कॉमेंसमेंट। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक बातें की। अब हम फिर अपने मूल प्रश्न की ओर लौटेंगे कि संविधान के फीचर्स क्या हैं, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को स्टडी किया गया और दुनिया के कई सारे देशों से कई सारी चीज़ें ली गई। जैसे ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ, संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। दूसरा, इसका जो फिलॉसफिकल पार्ट है यानी दार्शनिक पार्ट, ये 2 देशों के संविधान से लिया गया, एक अमेरिका के संविधान से और दूसरा आयरिश संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरा, इसका जो राजनीतिक भाग है भारत के संविधान का राजनीतिक भाग, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों उधार लिया गया। तो तीनों बातें याद रखेंगे इसके फीचर्स में कि इसका स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, फिलोसॉफिकल पार्ट लिया गया अमेरिका और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसका पॉलिटिकल पार्ट लिया गया दोस्तों ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, भारत का जो संविधान है ये पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, मेरे साथ नोट करिए, ये मिश्रण है, सिंथेसिस है भारत का संविधान संसदीय सर्वोच्चता का, संसदीय संप्रभुता का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। और ये मॉडल कहाँ का है, ये अमेरिका का मॉडल है। और ये मॉडल कहाँ का है, ये ब्रिटेन का मॉडल है। तो इन दोनों का सिंथेसिस है, मिश्रण है। नेक्स्ट, भारत का संविधान फेडरल तो रखता है अपने भीतर विशेषताएं, लेकिन इसके भीतर यूनिटरी बायस है, मतलब संघात्मक तो है लेकिन एकात्मक प्रावधान ज़्यादा है, मतलब केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई है। नेक्स्ट, इसमें फंडामेंटल राइट भी है पार्ट 3 में। नेक्स्ट, इसमें नीति निदेशक तत्व भी हैं पार्ट 4 में। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, कर्तव्य, पार्ट 4A में। और ये भारत का संविधान भारत को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करता है। और ये सेक्युलर स्टेट भारत को डिक्लेयर किया गया था, ये 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 से दोस्तों किया गया था भारत के प्रियम्बल में। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब 18 साल या उससे ऊपर के कोई भी बंदा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सबको वोट देने का राइट है। और ये बात संविधान में डाली गई थी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, जब 21 साल से घटाकर वोट देने की उम्र 18 साल की गई थी। नेक्स्ट, आप भारत के संविधान की विशेषताओं में बताएंगे कि भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप देता है, इकहरी नागरिकता, जबकि अमेरिका में आप देखो कि हर राज्य की नागरिकता अलग है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत का संविधान, चाहे भारत में कोई पंजाब में रहता है चाहे यूपी में रहता है, तो नागरिकता दोस्तों सिंगल ही रहेगी।
तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुछ इमरजेंसी के प्रोविजंस भी हैं। आपातकालीन उपबंध कहाँ कहाँ है? आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के पार्ट 4 में जो नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, ये देश में कई तरह के जस्टिस की बात करते हैं। कौन कौन से जस्टिस की? सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय की, आर्थिक बराबरी की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का जो संविधान है ये एक मिक्सचर है दो तरह के राइट्स का। एक जस्टिसिएबल राइट्स हैं और कुछ अधिकार इसमें नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी न्याय योग्य और गैर न्याय योग्य। मतलब अगर सरकार आपको अधिकार नहीं देगी तो जस्टिसिएबल का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट से वो अधिकार जाकर ले सकते हैं, और नॉन जस्टिसिएबल मतलब अधिकार तो हैं लेकिन आप अदालत से उनको लागू नहीं करा सकते। और ये जो भारत के संविधान में जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं, ये सप्रू कमेटी के सिफारिश पर, तेज बहादुर सप्रू कमेटी थी, सप्रू समिति, उसके कहने पर आए थे। नेक्स्ट, संविधान की विशेषताओं में आप ये बताएंगे कि कई सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं संविधान में, यानी जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। जैसे कौन कौन है इंडिपेंडेंट बॉडीज़? जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, जैसे कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। और भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है दोस्तों, इन सब ये उसके ढाल हैं। ये भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम का बुलवार्क है। बुलवार्क मतलब शील्ड है, ढाल है लोकतंत्र की ये। और क्या फीचर हैं संविधान के? देखो, भारत में अगर कोई आपसे पूछे कि कितने टाइप की सरकार हैं तो आप बताएंगे कि 3 टियर की गवर्नमेंट है। 3 तरह की सरकार है भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायतें और नगर पालिकाएँ। तो मेंस में अगर भारत के संविधान से संबंधित विशेषताएं या फीचर पूछता है तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हैं। देखिए, भारत का संविधान जब बना तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे, और इन 8 शेड्यूल्स के बाद फिर संविधान में संशोधन करके 9, 10, 11, 12 ये 4 शेड्यूल जोड़े गए, तो 12 शेड्यूल हैं। और एक एक करके शेड्यूल्स को देख लेते हैं, अनुसूचियों को देख लेते हैं। तो शेड्यूल 1 में देखो, स्टेट्स का नाम दिया गया है, राज्यों के नाम, प्लस यूनियन टेरिटरीज का नाम है और इनका ज्यूरिसडिक्शन, इनका अधिकार। फिर शेड्यूल 2 देखो, कई सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिस बियरर्स हैं, उन लोगों के वेतन की बात कही गई है, एमोल्यूमेंट्स की, प्लस उनके भत्तों की, उनके अलाउंसेस की, प्लस उनके विशेषाधिकारों की, यानी प्रिविलेजेस की बात कही गई है। कौन लोग हैं वे जिनकी बात कही गई है? तो उसमें आते हैं राष्ट्रपति, गवर्नर, लोकसभा के और विधानसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष, और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के भी और राज्य की विधानसभा के भी। और जो राज्यसभा है इसके सभापति और चेयरमैन और इसके उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन। और जहाँ जहाँ भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद 6 जगह है, तो इनके भी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और इनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, प्लस कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इनके ये वेतन भत्ते विशेषाधिकारों की बात शेड्यूल 2 में है। अब बात करेंगे शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 में फॉर्म्स ऑफ ओथ हैं एंड एफर्मेशन। तो शपथ किस तरह की कोई लेगा
अपना संवैधानिक दायित्व संभालने के लिए, उसका प्रारूप की बात है दोस्तों शेड्यूल 3 में। कैग की ओथ खास तौर से इसमें मेंशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की। अब शेड्यूल 4 की बात करते हैं, चौथी अनुसूची की। इसमें देखो, राज्यसभा में जो पर्सन्स स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं उनकी सीटों के बंटवारे की बात है। तो शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 5 देखेंगे, अनुसूची 5। देखो, भारत में जो शेड्यूल्ड एरिया है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के एरियाज़ हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, यानी प्रशासन की और उनके कंट्रोल की, नियंत्रण की, ये बात दी गई है शेड्यूल 5 में। फिर शेड्यूल 6 में, छठी अनुसूची में देखो, इसमें 4 राज्यों के ट्राइबल एरियाज़ का, यानी जनजातीय क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है। और ये वर्णन है 2 आर्टिकल्स में इस बात का, 244 और 275। इसमें आते हैं जी 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और आप याद रखने के लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, आप इसको याद रखिए, AMTM, ये आपके याद रहेगा, छठे शेड्यूल के 4 राज्य। फिर 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो पावर बटी हुई है उसके 3 लिस्ट हैं। सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट है जिसमें 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं। अब बात करें दोस्तों 8वें शेड्यूल की। इसमें उन लैंग्वेजेस की बात कही गई है जिन्हें संविधान मान्यता देता है। तो 22 भाषाओं की बात है आज की तारीख में, हालांकि मौलिक संविधान में 14 भाषाओं की बात थी। और जो भाषाएं आज की तारीख में संविधान मान्यता दे रहा है उसमें इंग्लिश और भोजपुरी, इन दोनों को मान्यता संविधान नहीं देता अपनी लैंग्वेज के तौर पर। हालांकि संविधान मूल रूप से इंग्लिश में ही लिखा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर 9वें शेड्यूल की बात करेंगे, 9th शेड्यूल की। देखो, 9th शेड्यूल को संसद इसलिए लेकर आई थी ताकि सरकार कुछ कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से बचा सके। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से किसी कानून को, किसी एक्ट को जब बचाना होता था, सुप्रीम कोर्ट से बचाना होता था सरकार को, सरकार उसे शेड्यूल 9 में डाल देती थी। और शेड्यूल 9 जो शामिल हुआ, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से शामिल हुआ था। और आपको फिर ये पता है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट केस लड़ा गया था जिसका जजमेंट दोस्तों आया था 24 अप्रैल 1973 को। और केशवानंद भारती जजमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है। मौलिक ढांचा मतलब जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना संसद ना जुडिशरी। तो अब इसमें जो भी सरकार 9th शेड्यूल में कोई भी अगर पॉइंट डालेगी तो कोर्ट ने कहा कि हम उसको रिव्यू करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे संविधान के किसी भी हिस्से का रिव्यू कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। इसमें 9th शेड्यूल भी शामिल है। 1973 के बाद ये स्थिति बनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल की। तो 10th शेड्यूल 52वें संविधान संशोधन 1985 से अस्तित्व में आया, जब दोस्तों दल बदल कानून का प्रावधान आया। तो दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन दल बदल अधिनियम, मतलब अगर दल बदल मतलब अगर कोई बंदा कांग्रेस से चुनाव जीता और जीतने के बाद बीजेपी में चला गया तो उसकी सदस्यता एमपी होगा, एमएलए होगा, तो वो समाप्त हो जाएगी। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के टाइम में लेकर आए थे,
तो ये शेड्यूल 10 में बात कही गई है। और दल बदल कानून आप जानते हो कि इसको लागू कौन करता है, इसे विधानसभा या लोकसभा का स्पीकर लागू करेगा और स्पीकर का फैसला फाइनल नहीं होगा। स्पीकर के फैसले को कोई भी सांसद या कोई भी विधायक, यानी अगर उसकी सीट को वो ख़त्म करेगा स्पीकर, तो वो MP MLA वो कोर्ट में जा सकता है। किहोटो होलहन केस आया था, वो बात याद रखिए। 11वें शेड्यूल में पंचायतों की पावर की बात की गई है और पंचायतों को जो पावर दी गई है, पंचायतों का जो प्रावधान किया गया, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया था और इसमें 29 सब्जेक्ट्स डाले गए हैं। और 12वां शेड्यूल दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटीज़। ये 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा 1992 से और इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, जिससे 5 सब्जेक्ट उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। कौन कौन से सब्जेक्ट डाले गए थे? पहला डाला गया था फॉरेस्ट यानी वन। दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया गया था वेट्स एंड मेजर्स। तीसरा डाला गया था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव संरक्षण। चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और लास्ट है एजुकेशन। और एजुकेशन में याद रखना, इसमें प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर का, मतलब शक्तियों का पृथक्करण। अर्थात भारत में पावर किसी एक ऑर्गन में नहीं है, पावर बटी हुई है। कुछ पावर संसद के पास है, कुछ पावर कार्यपालिका यानी मंत्रियों के पास है, कुछ पावर जुडिशरी के जजों के पास है, कुछ पावर पंचायतों के भी पास है, कुछ पावर नगरपालिकाओं के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में शक्ति एक जगह संकेंद्रित कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। जबकि अगर आप अमेरिका को देखो, अमेरिका में पावर प्रेसिडेंट के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब भारत में देखो, जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रिक्टली एडहेयर नहीं करता, कठोर शक्ति का बंटवारा नहीं है, बल्कि भारत में फॉलो किया जाता है मिक्स्ड सेपरेशन का मॉडल। जबकि ये जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ये मॉडल है अमेरिका का। भारत में तो बल्कि एक कॉन्सेप्ट काम करता है दोस्तों चेक्स एंड बैलेंसेस का, यानी रोकथाम एवं संतुलन, ये काम करता है। और फिर आप जानते होंगे कि DPSP में, नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 50 है, जहां स्टेट का ये ऑब्लिगेशन है, ये जिम्मेदारी है कि वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखेगा। इसी तरह से आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो कानून बना सकता है, यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और आर्टिकल 121 और 211 इन दोनों में कहा गया है कि जो भारत की संसद है, विधानमंडल है, वो जजों के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकती। यानी ना तो विधानसभा में ना संसद में जजों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर जजों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की पावर क्योंकि संसद के हाथ में है, तो उस दौरान उनको हटाने के मोशन रेजोल्यूशन के दौरान डिस्कशन होगा, वैसे नहीं होगा। अब देखो, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसके कुछ अपवाद भी हैं। हमने डिस्कस किया कि भारत में मिक्स्ड यानी एक मिश्रित शक्ति का पृथक्करण फॉलो होता है, कठोर नहीं। लेकिन इसके अपवाद क्या हैं? तो देखो, इकोनॉमी में कई सारे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाए गए हैं, स्वतंत्र नियामक जो संस्थाएं हैं, जैसे ट्राई है, टेलीकॉम फील्ड पर नज़र रखने के लिए ट्राई, तो ट्राई बनाया गया है। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इरडा बनाया गया है। तो ये अपवाद हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। फिर
भारत में जो ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर यानी प्रशासन के अधिकारी को कुछ पावर जुडिशरी की दे दी गई है। जैसे आप देखो यूपी में एसडीएम को जुडिशल पावर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जुडिशल पावर है और तहसीलदार को भी जुडिशल पावर दी गई है। ये भी एक्सेप्शन है, यानी हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लेकिन पावर ले रहे हैं जुडिशरी की। फिर भारत में हमें पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो मंत्री होते हैं वो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। और एमपी लेड स्कीम चल रही है, यानी एमपी लोगों को पैसे दिए जाते हैं करोड़ों रुपये साल में अपने इलाके का विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सड़कें वगैरह बनाने के लिए। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। यानी जब शक्ति का पृथक्करण हो गया, बांट दिया गया, जुडिशरी को अलग पावर दे दी, तो फिर एसडीएम और डीएम को जज की पावर देने का, जुडिशरी की पावर देने का क्या मतलब है? ये तो एग्जीक्यूटिव के बंदे हैं ना, ये तो कार्यपालिका के व्यक्ति हैं, तो इनको एसडीएम वगैरह को जुडिशल पावर दी गई है, तो ये एक एक्सेप्शन है, जबकि हैं ये एग्जीक्यूटिव पर्सन। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए, और एक्सेप्शंस तो आप जानते हो, अपवाद तो साइंस में भी निकल आते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि संविधान के बहुत सारे सोर्सेज रखे गए। दुनिया के बहुत सारे संविधानों का 60 से ज़्यादा संविधानों की स्टडी करके संविधान बनाया गया, और हमने देख लिया था कि 2/3 से ज़्यादा बातें तो सीधी सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट से उठा ली गई। भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा ली गई। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या अडॉप्ट किया गया? इससे ब्रिटिश फेडरल स्कीम अपनाई गई, गवर्नर का ऑफिस लिया गया, जुडिशरी का सिस्टम इससे लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन ली गई, प्लस इमरजेंसी के प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो यहाँ से ली गई। नेक्स्ट, जो ब्रिटेन का संविधान है, यहाँ से क्या अडॉप्ट किया गया? देखो दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान है, यहाँ से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया? यहाँ से हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को, संसदीय व्यवस्था को, रूल ऑफ लॉ आया, कानून का राज रूल ऑफ लॉ आया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस आया, सिंगल सिटीजनशिप आई, कैबिनेट सिस्टम आया, रिटों की व्यवस्था आई, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार की बात आई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा नाम के 2 सदन होंगे, और इसके अलावा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मॉडल FPTP, यानी जब इलेक्शन होगा तो चाहे 40 लोग इलेक्शन लड़ें, तो जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल जाएगा वो बंदा जीत जाएगा चुनाव। नेक्स्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? तो फंडामेंटल राइट लिया, न्यायपालिका की आज़ादी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हमने यहाँ से ली, प्लस जुडिशियल रिव्यू लिया, न्यायिक समीक्षा, प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति को महाभियोग करके हटाना, इम्पीचमेंट, ये लिया, प्लस जजों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो भी यहीं से लिया गया, और वाइस प्रेसिडेंट का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया। नेक्स्ट, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? सबसे पहले तो दोस्तों DPSP लिया, नीति निदेशक तत्व। दूसरा, राज्यसभा में कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट करके मेंबर बनाना, यानी जैसे 12 बंदे भारत में राज्यसभा में आज की डेट में राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये सिस्टम आया। और इसके अलावा राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड, किस तरह से राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो आया। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? तो देखो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऐसा फेडरेशन जिसमें केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो। दूसरा, रेजिडुरी पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ सेंटर के हाथ में होगी। तीसरी बात कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आई, गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी पावर होगी राष्ट्रपति को सलाह देने की, यानी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान ने क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्करेंट लिस्ट आई, समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ ट्रेड आया, यानी व्यापार की
और कॉमर्स करने की आज़ादी आई। जो कॉमर्स है, ट्रेड है, इंटर स्टेट के बीच में जो व्यापार होता है, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में व्यापार होता है, वो आया। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो संसद के दोनों सदनों का जॉइंट सेशन होता है आर्टिकल 108 में, संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर बात करेंगे जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया। देखो, इसमें हमने लिया कि जो फंडामेंटल राइट होंगे, अगर इमरजेंसी लगेगी तो कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर अधिकतर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। यानी आर्टिकल 352 लगेगा तो कुछ फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसएसआर, जो प्रेजेंट रशिया है, यहाँ से क्या आया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य, जो नागरिकों की ड्यूटीज़ हैं, जो निभानी है हम और आपको, वो आई। और जस्टिस के आदर्श, जस्टिस के आइडियल्स लिए गए। हमारे प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस की दोस्तों बात है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। और ये तीनों हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया। नेक्स्ट, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो यहाँ से हमने लिया रिपब्लिक का आइडिया, गणतंत्र की अवधारणा, रिपब्लिक। फिर आदर्श लिए हमने यहाँ से लिबर्टी के, यानी स्वतंत्रता का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, 3 आदर्श जो हमारे प्रियम्बल में है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक शब्द ये फ्रांस से आए। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया हमने, यहाँ से हमने संविधान में संशोधन करने का प्रोसीजर लिया, तो अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया। और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, यानी जो एमपी बनेगा राज्यसभा में, उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये लिया। और अंत में है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो यहाँ से दोस्तों हमने यहाँ से लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 21 में है, ये लिया। तो आज हमने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दोस्तों लिया संविधान का। यहाँ से भी क्वेश्चंस की लाइन लगती है। आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, और डायरी मेंटेन करना मेरा हमेशा से ये फिलॉसफी रही है कि आप कभी भी किसी भी लेक्चर का, किसी भी नोट्स का अगर बेस्ट आउटपुट लेना है तो मेन पॉइंट्स आप डायरी में नोट करें। और मैंने जो आज आपके साथ ये डिस्कस किया, आपके साथ आप इसको डायरी में मेंटेन करें, और नेक्स्ट टॉपिक को हम फिर शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।